देखो हुआ ये था कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास आया था कौन, न्यूटन। इसने दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाँ, और उसने लाइट को क्या बताया, पार्टिकल। उसके बाद हाइजन आया, इसने वेव फ्रंट पोस्टुलेट दिए, वेव फ्रंट थ्योरी दी, वेव फ्रंट थ्योरी। और वेव फ्रंट थ्योरी देके उसने क्या प्रूव किया, ये सब किसके बारे में चल रहा है, सब कुछ लाइट के बारे में चल रहा है, सब कुछ लाइट के पीछे पड़ गए थे, दुनियादारी हाथ धो गया। 200-300 साल। अच्छा, फिर इसके बाद यंग्स आया, इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेव थ्योरी प्रूव की। फिर मैक्सवेल आया, इसने बहुत अच्छी मैथ्स दी, और अपनी मैथ्स देके क्या प्रूव किया, लाइट को, वेव। फिर हल्स एक्सपेरिमेंट आया, जानते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने क्या प्रूव किया, लाइट को, पार्टिकल। फिर उसके बाद प्लैंक आया, उसने अपनी थ्योरी दी, और क्या प्रूव किया, लाइट को, पार्टिकल, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फिर आइंस्टाइन आया, उसने मैथ्स दी, और क्या प्रूव किया, पार्टिकल। जब इतना सब कुछ हो चुका था तो क्या आई, ड्युअलिटी, जो तुम पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। ऐसा संग्राम मच चुका था कि भाई पार्टिकल भी है, वेव भी है, फलाना ढिमका, छोड़ो दोनों है, बात ही खत्म, ठीक है। लड़ाई शांत हुई, और अब इससे पहले का एरा पढ़ रहे हैं हम, ये वाला एरा पढ़ेंगे इसमें, ये वाला, ये है हमारा वेव ऑप्टिक्स सिलेबस में। वैसे तो बहुत ज्यादा है इसमें, पता नहीं क्या क्या है। बट हमारा वेव ऑप्टिक्स इन दो में निपटेगा। अब इन दो में क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल है। अब हाइजेंस के प्रिंसिपल थे, यही बता देता हूँ तुम्हें, छोटी छोटी टर्म पता है, वेव फ्रंट, वेवलेट, ये सब। तो एक बार वेव फ्रंट बता दो, बातचीत हो जाए वेव फ्रंट पे, यही खत्म करते हैं हाइजन को। लोकस किस चीज का भाई, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अभी समझाता हूँ इसको, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, क्या हो रहा है इसको, ये ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन, हाँ प्रेजेंट ऑन सेकेंड वेव फॉर्म, या फिर ये भी मत लिखो, इतना ही चल जाएगा। लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है वेवलेट, इसकी कोई डेफिनेशन है, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है, बस ये वेवलेट होता है कि जब तुम वेवफ्रंट नहीं बोल पाओगे किसी चीज को तो क्या बोल दोगे, वेवलेट। तो सेकेंडरी स्मॉल फ्रेशली फॉर्म्ड वेवफ्रंट, ये क्या हो जाएगा, वेवलेट। तो हाइजन प्रिंसिपल की थ्योरी इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है, ठीक है। इसने बताया पार्टिकल एक, ओ सॉरी, लाइट एक वेव है। जैसे पानी में तुम एक पत्थर डाल दो तो ऐसे रिपल्स जनरेट होती है, तो तुम्हें तो रिपल्स दिख रही है, इसको अगर होराइजन से देखोगे, होराइजन से मतलब इस लेवल से देखोगे, तो तुम्हें एक वेव आती दिखाई देगी ऐसे। तो वेव ऐसे चल रही थी, और ये ऐसे देख रहा था, ठीक है। उसने कहा सिर्फ पानी नहीं, लाइट भी यही करती है, पानी नहीं, लाइट भी यही करती है। अच्छा, वेव फ्रंट और वेवलेट डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दी, अब देखते हैं है क्या। अच्छा, पहले बता भी देता हूं, ये वेव ऑप्टिक्स में हाइजन प्रिंसिपल पढ़ लेंगे हम, फिर इस ये प्रूफ करवा देगा तुम्हें दो चीज, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपनी थ्योरी से, और एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इसके बाद आ जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये किसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अगर शॉर्ट में बताना हो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी दोबारा बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कुछ सामान लेके आया, और मैं किसी एक जने के लिए आया, किसी एक जने के लिए ही लेके आया था, और अब बहुत सारे जने हो गए, तो मेरे को वापस सोचना पड़ेगा ना कैसे कैसे बांटनी है चीजें। तो ऐसी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें,
इंटरफेरेंस में। वाईडीएससी होगा, वाईडीएससी होने के बाद यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, और यहां तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नहीं, पोलराइजेशन भी है छोटा सा, थोड़ा सा, एक घूंट पोलराइजेशन भी है। ठीक है, यह चैप्टर कंक्लूड कर देंगे हम। पहले थ्योरी समझाता हूं इसकी, हाइजन की क्या चल रही है। तो हाइजन की थ्योरी ऐसे चली, इसने पहली बात तो ये बोली कि देखो, होता ही है कि एक सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स, उस सोर्स से वेव निकलती है, उस सोर्स से वेव निकलती है। ऐसे इमेजिन करो, एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली, क्या एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलेगी? ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है। अब मान लो कि ये एक लैम्डा पूरा हुआ, ये दो लैम्डा पूरा हुआ, है ना? क्या अभी ये अलग फेज पे होगा? ये एक लैम्डा पूरा हुआ, ये दो लैम्डा पूरा हुआ, क्या ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सेम फेज में होंगे? क्या ऐसे ही ये वाला पार्टिकल सेम फेज में होगा? क्या ऐसे ये वाला पार्टिकल सेम फेज में होगा? ऐसे सभी सेम फेज के पार्टिकल कलेक्ट किए, सभी सेम फेज के पार्टिकल कलेक्ट किए और उनको ज्वाइन कर दिया आपस में। क्या यहां बीच में गैप होगा? क्या यहां बीच में कोई वेव नहीं होगी? होगी। कितनी वेव्स होंगी? इनफाइनाइट। यहां से यहां के बीच में कितनी वेव्स होंगी? इनफाइनाइट। यहां से यहां के बीच में, अच्छा ये सिर्फ प्लेन पे होगी या बाहर भी होगी, अंदर भी होगी? बाहर भी होगी, अंदर भी होगी, स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। तो यहीं से एक और चीज सीखने को मिल गई कि अगर पॉइंट, अगर सोर्स, पॉइंट सोर्स है, सोर्स क्या है? एक पॉइंट, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? क्या यहां से डेफिनेशन भी जस्टिफाई होगी? डेफिनेशन क्या लिखा है? लोकस ऑफ, क्या ये एड्रेस है सभी उन पॉइंट का जो सेम फेज में है और वाइब्रेट भी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगले ही सेकंड ऊपर हो जाएगा, फिर उससे अगली ही सेकंड नीचे आ जाएगा। क्या 11th क्लास में ये पढ़ा था, पार्टिकल लिटरली आगे नहीं बढ़ता? कौन बढ़ता है आगे? एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड पार्टिकल तो वहीं ऑसिलेट करेगा, तो क्या वो वाइब्रेट कर रहा है? तो हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो जब हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, बट मैंने कौन सा वाला पार्टिकल लिया है? जिनका फेस सेम है, जिनका फेस सेम है। तो वो सभी पार्टिकल का कलेक्शन जिनका फेस सेम है, अगर वो कलेक्ट कर लो तो एक स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर को क्या बोलेंगे? वेवफ्रंट। क्या वेवफ्रंट तैयार है? अब पढ़ लो एक बार। ठीक है। अब वेवलेट के पास आते हैं। क्या यहां पे एक पार्टिकल है? इस वेवफ्रंट पे पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये एक वेवलेट जनरेट करेगा। अब ये वेवलेट क्या है? एक छोटा वेवफ्रंट, एक छोटा वेवफ्रंट जो सोर्स ने नहीं बनाया, जो सोर्स ने नहीं बनाया, जो सोर्स से एनर्जी गेन करके किसी दूसरे पार्टिकल ने बनाया, जो किस पे था? वेवफ्रंट पे था। ऑलरेडी किस पे था? वेवफ्रंट पे था। अच्छा, अब ये वेवलेट बनी, ऐसी यहां एक वेवलेट बनेगी, यहां पे एक वेवलेट बनी, ऐसी कितनी वेवलेट बनेगी? क्या हर डायरेक्शन में बनेगी? लेकिन मैं अभी फिलहाल कौन से वाली ऑब्जर्व कर रहा हूं? सेम फेज वाली, है ना? चीजें ऐसी ही चलेंगी। अब अगर इन सभी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहां एक टेंजेंट, यहां एक टेंजेंट, यहां एक टेंजेंट, यहां टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इन्हीं सभी टेंजेंट को अगर ज्वाइन कर दूंगा, यहां भी तो होगा ना, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ऐसे टेंजेंट बनती चली जाएगी। यहां भी तो होगा, यहां भी होगा। क्या ऐसे कर करके अगर मैं यहां एक एनवेलप बना दूं, तो क्या ये फिर से वेव फ्रंट बन गया? क्योंकि ये सारे पार्टिकल वो थे, अगेन ये सारे पार्टिकल वो थे जो सेम फेज में थे। तो इस तरीके से, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से लाइट प्रोपेगेट करती है। ये किसने बताया? हाइजेंस ने। ठीक है। मैथमेटिकली कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, मैथमेटिकली बस उसने दो चीजें प्रूफ करी कि देखो मेरी थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो रहे हैं, और वो तो लाइट में होता है। हम्म। अब मुझे ये बताया ना कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में फैलती है। ये सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है, नहीं एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा था ना मुझे। अब एनर्जी का एग्जैक्टली पता है कब कहां कैसे जा रही है। अगर मैं इतने एक्यूरेसी के साथ ना बनाऊं तो फिर मुझे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। फिर तो मैं ये बोल दूंगा देख ऐसे कर, ऐसे कर और यूं कर दे, देख बन गई वेव। ये सब खत्म था फिर। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत? तो ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे चल वेवलेट्स है। ठीक है। और ये क्या है? वेव फ्रंट। ठीक है। वेव फ्रंट के छोटे छोटे बच्चे वेवलेट्स।
ठीक है। अब तुम्हें पक्के से पता है कि वेवलेट क्या है और वेवफ्रंट क्या है। अब इन दोनों वर्ड को यूज करके उसने थ्योरी दी। उसने थ्योरी क्या दी कि सोर्स से लाइट मतलब एक वेव की अगर बहुत ही ऊपरी ऊपरी बात करें तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ये है तुम्हारी वेव। अब इस डेफिनेशन को डिस्टर्बेंस ना बोल के एक सॉर्टेड वे में बताना ही हाइजेंस की थ्योरी थी, कि ऐसे नहीं है डिस्टर्बेंस कुछ भी हो गया, रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा। एक सलीका है इनके पास, अनलाइक ह्यूमंस, है ना। तो वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम की बजाय उसने एक अच्छी अच्छी थ्योरी दी वेव के बारे में, कि ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टर्बेंस है कहीं भी रैंडमली फैल रही है, चीजें बहुत यूनिडायरेक्शनल वे में है कॉन्सेप्चुअली। तो उसने सबसे पहली चीज ये बताई कि देखो अगर सोर्स है और सोर्स से वेव वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है, सोर्स से वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। पहली चीज, अगेन थ्योरी कहां लिखी हुई है पढ़ने के लिए, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है नोट्स में, यहां मैं समझा रहा हूं अच्छे से। ये सभी क्या है, वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या करते हैं, वेवलेट्स बनाते हैं, और वो वेवलेट्स का एनवेलप या फिर उनका टेंजेंशियल सर्कम स्फीयर वो क्या बनाएगा, अनदर वेव फ्रंट, अनदर वेव फ्रंट। तो उसने ऐसा कहा कि तुम ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हो कि ये प्राइमरी सोर्स है और ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, देखो। प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, और ये वाला प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। और ये सब क्या है अब, न्यूली फ्रेश सोर्स। न्यूली क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा, न्यूली फ्रेश सोर्स, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेना। ये नए फ्रेश सोर्स है जो कब बने हैं, जब हमने देखे, जो कब बने हैं जब हमने देखे, क्योंकि लाइट तब तक नहीं है जब तक हम नहीं देख रहे, आंखें बंद करो कोई लाइट नहीं है, होती रहे। तो जब तुमने देखा तब ये तभी प्रिपेयर हुए, क्यों, क्योंकि ये इससे पहले भी प्रिपेयर हो चुके होंगे, हमने उनको तो नहीं देखा। उससे पहले भी प्रिपेयर हो चुके, उनको तो नहीं देखा। इससे इनफाइनाइट सिमिलर डिस्टेंस पे भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना जो सेम लोकस पे होंगे, वही जनरेट हो चुके होंगे ना चीजें तो, बट हमने यहां देखा, बनाना इजी पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूली फ्रेश सोर्स। ऐसा बोल सकते हैं कि किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे यही सोर्स है, ये नहीं है सोर्स, क्या है सोर्स, ये है, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स। और इन सभी वेवलेट के वेव फ्रंट से, इन सभी वेवलेट के वेव फ्रंट से जो वेव फ्रंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसके बाद जो आएगा वो टर्शरी होगा, नहीं सब सेकेंडरी है। इनके लिए अगले वाले सेकेंडरी है, और उनके लिए उनसे अगले वाले सेकेंडरी है। ये भूल जाता है, इसको बस यही दिख रहा है, इसको बस यही दिख रहा है ना, बस दादा तक बात गई है, परदादा तक कोई बात नहीं हुई। हाँ यही तक घटेगा, उसके बाद तुम देखो तुम जानो। तुम में से कोई भी अटैच्ड है अपने परदादा से, दादा से जरूर होंगे, यही तक चलती है हायरार्की। अटैच हो गया फोटो देख के, क्या झुर्री रही है, दिल आ गया, शाबाश। तो ये थ्योरी समझ आई। अब हर बार हर लोकस किसकी तरह बिहेव करेगा, वो सारे लोकस जो सेम फेज में किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह, और क्या जनरेट करेंगे, वेवलेट। और उन वेवलेट से जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, ठीक है। तो तुम्हें दो ही चीज पता कर सकते हो, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दुनिया में अब प्राइमरी छोड़ के हर चीज क्या है, सेकेंडरी। ये चीज समझ आई, ये पहली चीज बोली उसने। दूसरी चीज क्या बोली, अब ये पहली चीज मैं लिखवाऊं कितनी लंबी थ्योरी हो जाएगी, और यही अच्छे से वर्ड में मैंने 3 लाइनों में लिख दी नोट्स में, ठीक है, तुम्हें वही चेपनी है। इसके बाद उसने दूसरी बात ये बोली कि लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है, ये अपने बैग बोतल ये सब नाड़े में बांध के लाया करो अपने, ताकि अब ना गिरे। सामने देखो। दूसरी बात उसने ये बोली कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो ये थी ना, देखो क्या ये है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, ये है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, क्या ये है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, और ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है प्रोपेगेशन डायरेक्शन के, तो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट या वेव। हाँ टेंजेंशियल है, रेडियस के टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, उसको बोलना था बोल दिया उसने, ठीक है।
अब तुम देखो ना, तुम भी ऐसे ही पढ़ रहे हो बिना बताए। तुमने बताया दूसरा क्या है? नहीं ना, बताया नहीं तुमने। तो पहली की बात कर ली हमने, दूसरे पे बात कर ली, दोनों बात समझ आई? एक बार दोनों बता दो फटाफट। पहले वाला बता दो, 2 लाइनों में, आसान शब्दों में, हिंदी में। प्राइमरी सोर्स क्या बनाएगा? प्राइमरी वेवफ्रंट, ठीक है। और वेवफ्रंट क्या होता है? ऑल द पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। अब उन सबको कलेक्ट कर लिया तो क्या बन गया? वेवफ्रंट। अब उस वेवफ्रंट पे जितने भी वो सब लोकस थे, वो सब क्या क्या बनेंगे? सेकेंडरी सोर्स, विल एक्ट एज न्यू फ्रेश सोर्स, ठीक है। फिर वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे वेवलेट्स, वो बनाएंगे वेवलेट्स। और उन वेवलेट्स को अगर एनवेलप कर दो टेंजेंशियली, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी वेवफ्रंट। और ऐसे ही एंड सो ऑन कंटिन्यू चलती रहेगी। पहली बात, बात समझ आई अच्छे से? अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? असलियत में डॉपलर इफेक्ट इसी थ्योरी से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो मैंने किया भी था ट्राई 11th में। डॉपलर इफेक्ट होता ही क्यों है? कब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कब नहीं होती, कब लैम्डा चेंज हो रहा है, कब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कब किस पे क्या इफेक्ट आता है। हाँ। एक बार हमने सोर्स दौड़ा दिया था, एक बार हमने ऑब्जर्वर दौड़ाया था, तो फर्क पड़ा था उन चीजों पे, ठीक है। यहां नहीं करेंगे वो, टेंशन मतलब। तो अब हाइजेंस के दोनों प्रिंसिपल हमारे लिए बरकरार है। अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। जैसे मान लो ये एक इंटरफेस है, यहां से लाइट आएगी, ये आ गई, ये कौन है? इंसिडेंट रे। ये एंगल आई, ये यहां चली गई कहीं, तो ये एंगल कितना? ठीक है। उसने माना ही नहीं है दोनों बराबर है, उसने कहा करके देखते हैं, ठीक है। ऐसी एक और रे आ रही होगी, इंसिडेंट रे, इसी के पैरेलल, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो हम पैरेक्सियल रेज लेते हैं, है ना। ये भी एक इंसिडेंट रे, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे नॉर्मल बनेगी, यहाँ पे आई बनेगा, और यहाँ पे इसका आर बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, है ना। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये तो समझ जाओगे ना, कहाँ आर का मतलब रिफ्लेक्टेड है, कहाँ रिफ्लेक्टेड है। अब मेरे को बताओ, वेव फ्रंट लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है, बना लेते हैं। इसका वेव फ्रंट क्या ऐसे बनेगा? ये होगा इसका, और इसका ये होगा, है ना। ऐसी कितनी रेज होंगी? उन सबका वेव फ्रंट क्या प्लेनर होगा? क्या इन्फिनिटी से आती हुई रेज का वेव फ्रंट प्लेनर है? तो यहां से एक और बात पता लग गई हमें, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं, इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो, तो इस वाले पॉइंट से क्या वेव फ्रंट ऐसे बनेगा? ये एंगल कितना, और ये वाला भी, इसमें बताओ कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब ध्यान से देखो। ये वाला एंगल आर दिख रहा है, या फिर वो भी छोड़ो, ये वाला एंगल 90 दिख रहा है तुम्हें? ये वाला एंगल क्या 90 है? ठीक है। ये आई है, ये वाला एंगल बोलो, ये, तो ये वाला एंगल, सबको समझ आया? अच्छा, अब यहां इस दूरी को मैं नाम दे रहा हूं एक्स, इस दूरी को नाम दे रहा हूं एक्स, इसमें कोई दिक्कत? और इसको नाम दे रहा हूं परपेंडिकुलर 1, कहां है? साइन आई निकाल रहे हैं ना, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये वाली चीज, इसको मैं नाम दे रहा हूं P1। ये क्या है? परपेंडिकुलर 1। तो मेरे को बताओ साइन आई किसके बराबर आया? P1/x। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? पक्का? अब इस वाले पॉइंट पे वेवफ्रंट बनाए, तो जब इस वाले पॉइंट पे वेवफ्रंट बनाएंगे, तो इस वाले पॉइंट पे वेवफ्रंट कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर बनना चाहिए, किससे? इस रिफ्लेक्टेड रे से। तो इस रिफ्लेक्टेड रे से अगर परपेंडिकुलर बनाऊं, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा? देखो ध्यान से। और ये वाला एंगल कितना होगा? कहां गया? ये वाला एंगल कितना होगा? 90। क्या ये भी रिफ्लेक्टेड रे है? तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये सारी बातें समझ आ रही हैं क्या? पक्का? अच्छा, अब ये एंगल बोलो कितना है? आर। तो ये एंगल कितना? 90 - आर। देखा? तो ये वाला एंगल कितना? अब मेरे को ये क्या है? परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू। अब मेरे को लिखवा दो साइन आर, तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर 2/x, क्योंकि 90 के सामने है ये, तो यही हाइपोटेन्यूज है। छोटी सी बात है, समझ आती है, ठीक है। अब P1 और P2 पे ध्यान दो, P1 और P2 पे ध्यान दो। ध्यान से देखना,
ये वाली लाइट जो आ रही है, ये वाली लाइट जो आ रही है, ये यहां से यहां गई रिफ्लेक्ट होके, यहां से यहां गई रिफ्लेक्ट होके। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, जब ये वाली लाइट यहां थी, मान लो 2 फोटोन ले रहा हूं, कितने फोटोन? 2 फोटोन ले रहा हूं। एक फोटोन ये है, ठीक है, और जब ये वाला फोटोन यहां है तो दूसरे वाली रे का फोटोन कहां होगा? यहां। वेवफ्रंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। क्या यही 2 फोटोन है वो? क्योंकि व्हाइट कलर में वेवफ्रंट है। इजी, हद इजी, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे यहां है और ये है, समझ आता है? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, वेवफ्रंट बताओ कहां है? क्या ये है वेवफ्रंट टी टाइम पे? तो क्या अब ये वाला फोटोन यहां पहुंच चुका है और ये वाला फोटोन यहां पहुंच चुका है? दोनों कितने टाइम में पहुंचे हैं? टी टाइम में। यही तो वेवफ्रंट है वो। ये जो व्हाइट वाला वेवफ्रंट है, यही तो रिफ्लेक्ट होके येलो कलर का बना है। तेरे को नहीं आया समझ शायद? बता कहां नहीं आया। रुक, क्या हुआ? अरे उल्टा 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 सीधा भी एक समान करते हैं, रुक जाओ। ये फोटोन जब यहां है तो इस वाली रे का फोटोन कहां है? नाम दे देते हैं इन पोजीशन को, ए, बी, ठीक है, सी और डी, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों की इंसिडेंट रे कंपेयर करेंगे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है उसकी रिफ्लेक्टेड रे इसकी इंसिडेंट रे, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। क्या वेव फ्रंट ये है? इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल है क्या सब सेम फेज में है? इतनी बात पक्की है? यहां तक कोई परेशानी? अब अगर मैं यहां से कोई एक रे निकाल दूं ऐसे, तो जब ये वाला पार्टिकल यहां है, इस रे 1 का पार्टिकल यहां है, तो इस रे 2 का फोटोन कहां होगा उस समय पे? क्या यहां होगा? तभी तो वेव फ्रंट बनेगा इन सभी को मिला के। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा। जब इसका फोटोन यहां है, रे 1 का फोटोन यहां है, तो रे 2 का फोटोन कहां होगा? ये ढूंढ लिया हमने, ठीक है। इन दोनों को ट्रैक करना है, इन दोनों को ट्रैक करना है, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने वेवफ्रंट बनाया वो कहां है टी टाइम बाद? ये तो है टी इक्वल टू 0, ये भी कहां है टी इक्वल टू 0, ये टी टाइम में यहां चला गया। ये तो यहीं तक ही आया था ना, ये पूरा का पूरा वेवफ्रंट ऐसे जाएगा। ये वेवफ्रंट है, देख ये वेवफ्रंट है, ऐसे जाएगा। इस पॉइंट पे आके क्या ये वेवफ्रंट ऐसा दिखेगा? दिखेगा। अब इस डायरेक्शन से ये वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। देख अब इस वाली रे के लिए वेवफ्रंट ऐसा बनेगा, लेकिन उस वाली के लिए अभी भी कैसा बन रहा है? अरे मैं बताता हूँ, इसे ना डायग्राम चाहिए प्रॉपर वेवलेट वाला। इस सरफेस से नीचे कोई नहीं जा सकता, ये टकरा के अब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हवा में रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो यहां तक आएगा ना पूरा। ये चिपके नहीं हुए हैं ग्लू से, एक मिनट, ये ग्लू से नहीं चिपके हुए हैं, ये ग्लू से। हाँ अब देख एक और डायग्राम बनाता हूँ, रुक रुक रुक, एक और डायग्राम बनाता हूँ तेरे लिए। क्या ये वेव फ्रंट है? इसके वेव फ्रंट क्या ऐसे बनेंगे? क्या अभी ये वो वाले पार्टिकल थे जो सेम लोकस पे हैं? थे। अब इसकी एनर्जी इसको दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं मिलेगी, तो अब ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा रिफ्लेक्ट होके? यहां जाएगा मान ले। तो अब ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका है, क्या अब इसके वेव फ्रंट ऐसे होंगे? और इससे नीचे तो बन ही नहीं सकते वेव फ्रंट।
कौन नीचे जा रहा है? फोटोन नीचे नहीं गया है ना, वेवफ्रंट नीचे गया है, नीचे तो कोई गया ही नहीं। तभी तो ये अलग अलग हो गए। हाँ, और यहाँ वेवफ्रंट ये वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है, ये यहाँ रुक गया, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलती है चीजें, तेरे लिए रोक दिया। यहाँ वो फोटोन है रे 1 का, और यहाँ फोटोन है रे 2 का। ये तो अभी भी इंसिडेंट कंडीशन में है, बट ये वाला तो रिफ्लेक्शन कंडीशन में आ गया ना। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। वेव फ्रंट वही तो दिखा रहा हूं, देख वेव फ्रंट ऐसे जाएगा। अब देख, ये वाला पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो चुका है, क्या अब इसके वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे? इस वाले के क्या ऐसे बनेंगे? और इस वाले के तो जब तक ये यहां से यहां गया होगा, ये यहां से यहां गया होगा, और इसके वेव फ्रंट ऐसे बन रहे होंगे। अब जब तक दोनों रिफ्लेक्शन मोड में नहीं आते, तब तक इनके और इनके वेव फ्रंट अलग अलग होंगे। अब देख, ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका होगा, और इसके वेव फ्रंट ऐसे बन रहे होंगे। और जब ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका होगा, तो इसके वेव फ्रंट बनते बनते अब ये दोनों सेम फेज में होंगे। एक रे इंसिडेंट है, एक रे रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर तेरे को बहुत ही अच्छे से समझना है तो मेरे को यहाँ कंपास ढूंढना पड़ेगा, ये सब बनाना पड़ेगा, फिर मैं डॉटेड लाइनें ज्वाइन करूंगा, आधा घंटा लगेगा सिर्फ डायग्राम में समझाने में नहीं, और मेरे को कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा, डायग्राम देखते ही अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें तो बनाया नहीं मैंने, नहीं उसमें भी नहीं बनाया मैंने, उसमें बनाता तो फिर एक्सप्लेन कौन करता तुम्हें? क्या करवा दूंगा भाई? अरे करवा दूंगा, अभी चैप्टर खत्म हो गया क्या? रुक तो जा, अब इसको बताओ क्लियर कैसे करते हैं पूरे को। अच्छा ये ठीक है, आओ वापस आओ। बिना उसके भी ये समझा जा सकता है, बिना उसके भी ये समझा जा सकता है, कोशिश करना। ये पार्टिकल यहाँ है, तो दूसरी रे का पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। मैंने देखा ही नहीं, उसके बाद मैंने सीधा किस टाइम पे देखा? टी टाइम पे। टी टाइम पे ये वाला पार्टिकल यहाँ था, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ था। अब है तो सेम मीडियम में ही दोनों, रिफ्लेक्ट होने से पहले भी और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेम मीडियम में है, इसमें कोई दिक्कत? तो सेम मीडियम में क्या पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती है? क्या वेलोसिटी होती है फोटोन की? यस होती है। फोटोन की वेलोसिटी यस होती है। 3 × 10⁻⁸ तो होती ही नहीं। ठीक है, सामने देखो। तो ये टी टाइम तक कितनी स्पीड से दौड़ा, और ये भी टी टाइम तक कितनी स्पीड से दौड़ा? अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और टाइम सेम है तो सेम दौड़ेंगे ना, बात खत्म। ये वाला पार्टिकल यहां से यहां गया कितने टाइम में? ये पार्टिकल यहां से यहां गया कितने टाइम में? खत्म। अब ये भी टी टाइम तक दौड़ा है, ये भी टी टाइम तक दौड़ा है, क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है। हाँ, तब इनका वेवफ्रंट सेम होगा टी टाइम बाद। टी टाइम बाद इनका वेवफ्रंट। देख, अगर वेवफ्रंट सेम ना होता मैं कैसे बताता कि ये 90 है, ये 90 है, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और इसकी भी कौन सी रे है ये? तो देख, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का अब वेवफ्रंट ये बन रहा है। इससे पहले एक वेव आई होगी, तो देख इसके साथ इसका वेवफ्रंट ऐसे बन रहा होगा। दिखा, रुको, यहां देखो।
इसको कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी करने का ऑप्शन होता है ना, ये है ना, छोड़, हाँ यहाँ पे गए, अब अच्छा एक बार माउस दो, ये करते रह जाओगे। एक बार माउस दो, हो गया, बस इतनी बनानी थी। अब इस पूरे को कॉपी करना है, बता। ये रहा माउस, आप कॉपी कर लो, अब इसको घुमाना हो तो किसी एंगल पे, हाँ, अरे ये तो पुराने वाला घुमा दिया भाई इसने। ठीक है, ये वाली लाइनें भूल जाओ, अरे ये वाली लाइनें भूल जाओ अभी, ठीक है। देखते रहियो, क्या ये एक वेव फ्रंट है? ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, क्या बदतमीजी है, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, अरे भाई वाइट बोर्ड पे इतना बढ़िया समझाते थे हम। अब इसके बाद बता, इसी से, अच्छा, डब्बे के अंदर से, क्या सारे वेव फ्रंट है? हर बार कॉपी करना पड़ता है? ये भी एक वेव फ्रंट है, अब देख इधर देख। क्या इस वाली वेव में ये आखिरी पॉइंट था, ये इंसिडेंट रे, और ये वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल आ गया, किसका? इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का जो भी पार्टिकल आ गया उसका लोकस सेम होगा, फेज सेम होगा, ठीक है। क्या कितनी रेज है इसमें ऐसी जिन पे जो अभी भी सेम फेज में है और इंसिडेंट रे भी है? क्या ये सारी हैं? बट इस वाले पे देख, इस वाले पे क्या सिर्फ ये वाला बचा है? क्या ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहां जा चुकी है? क्या अब इसका वेव फ्रंट दूसरा है? बट क्या जो अभी भी इंसिडेंट मोड में है उसका वेव फ्रंट तो अभी भी इन्हीं के पैरेलल है। ऐसी जब ये वाली रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, जो बाकी बची है वो सेम फेज में होंगी। ऐसी जो अब रिफ्लेक्ट होके जा चुकी है, जो बाकी बची है वो इस वाले वेव फ्रंट के फेज में होंगी। तो इंसिडेंट रे का अलग बनाया हमने, ठीक है। अब ऐसे ही डायग्राम किसके बन सकते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के।
अब देख ध्यान से देख, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे के लिए, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये है लोकस। इन सभी का, इस पे जो भी पॉइंट आएंगे उन सबका लोकस सेम होगा, इन सभी पे जो भी पॉइंट आएंगे उनका लोकस सेम होगा, इस पे जो भी पॉइंट आएंगे उन सभी का लोकस सेम होगा। यहां तो कोई परेशानी, ये नीचे भी बन रहे होंगे ऐसे, ऐसे यहां तक बन रहे होंगे ये सब, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब देख इस वाली वेव के लिए रिफ्लेक्शन है, अब चालू हुई है, लेकिन इसके लिए तो बहुत पहले चालू हो चुकी थी रिफ्लेक्शन, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करके जा चुकी है ना, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करके जा चुकी है। तो इस वाली रिफ्लेक्टेड वेव का लोकस यहां है, और ये तो जस्ट अभी रिफ्लेक्शन मोड में आई है, तो इन दोनों का फेज सेम है, और यहां एक वेव फ्रंट बन गया। क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट है? अब बीच में जो बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी लाइट है, वो अभी भी कुछ लाइट इस पोर्शन में, इससे इधर इधर कुछ लाइट किस वेव फ्रंट को शेयर कर रही होगी? येलो वाले को, इस वाले पोर्शन में येलो वाले को, और इधर वाले पोर्शन में भी येलो वाले को, जब तक यहां नहीं टकराए, जब तक यहां नहीं टकराए। अब ध्यान से देखना जब पहला पार्टिकल यहां टकरा चुका है, जब पहला पार्टिकल इससे इधर, पार्टिकल धीरे धीरे ऑरेंज वाले वेव फ्रंट पे शिफ्ट होते चले जाएंगे, और राइट हैंड साइड में अभी भी येलो पे रहेंगे। और जब तक ये बिल्कुल आखिरी इस वाली रे का पार्टिकल यहां नहीं टकरा जाता, यहां नहीं टकरा जाता, तब तक सारे के सारे ऑरेंज में कन्वर्ट। जैसे ही ये वाला पार्टिकल यहां टकराया, अब सारे के सारे पार्टिकल ऑरेंज वेव फ्रंट पे आने लग गए येलो से। अब आया समझ? अब ये डायग्राम देख पीछे, ये आखिरी वेव है जिसको मैंने रे 2 दिया है, ये आखिरी रे है, ये पहली रे है। इन दोनों के बीच में कितनी रेज है? इनफाइनाइट। क्या तुझे ऐसा दिखेगा वेव फ्रंट आता हुआ? अब हुआ इमेजिन, ये आया, यहां बिछा, फिर यहां गया, अब दिखा इसलिए बच रहा था ये आधा घंटा खराब करने से मैं, ठीक है। अब बताओ इस डायग्राम में क्या समझ नहीं आया तुम्हें? क्या ये पार्टिकल यहां से यहां गया है रिफ्लेक्शन में, उतना ही ये पार्टिकल यहां से यहां गया है इंसिडेंट में। इसका वेव फ्रंट व्हाइट है, इस वाले का वेव फ्रंट ऑरेंज है, सॉरी येलो। तो ये जो येलो वेव फ्रंट है, ये जब रिफ्लेक्शन मोड में आएगा, कौन? रे 2 का पार्टिकल जब रिफ्लेक्शन मोड में आएगा, तो ये तो रिफ्लेक्ट होके यहां आ चुका होगा ना। ये कितनी देर बाद आया रिफ्लेक्शन मोड में? कितनी वेलोसिटी से उड़ के? सी से। ये कितनी देर तक दौड़ा है रिफ्लेक्शन के बाद? टी टाइम तक। कितनी वेलोसिटी से? तो सी इंटू टी दोनों का सेम ही तो होगा। तो ये दूरी क्या है और ये दूरी क्या है? अब समझ आया? बस ये समझा रहा था मैं इतनी देर से, अब सोच लो। ठीक है, तो क्या इस P1 की जगह डायरेक्टली मैं सी इंटू टी लिख सकता हूं? इसकी जगह डायरेक्टली सी इंटू टी लिख सकता हूं? क्या साइन आई बराबर साइन आर आ चुका है? क्या यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है? ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? बस तुम्हें ये बचाना था कि ये वेव फ्रंट आएगा, ऐसे बिछेगा, ऐसे जाएगा, तो ये वेव फ्रंट है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का, और ये व्हाइट वाला वेव फ्रंट है दोनों इंसिडेंट रे का। बस तुम्हें ये ध्यान देना है, ये वाला पार्टिकल जब यहां से आएगा टी टाइम में, तो ये वाला पार्टिकल यहां से यहां आ चुका होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दोनों सेम फेज में होंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कब सेम फेज में आएंगे, सबसे आखिरी वाले में। समझ रहे हो? क्योंकि इससे पहले ये इंसिडेंट फेज में था और ये रिफ्लेक्टेड फेज में था। अब सारी बातें क्लियर है? यहां तक कोई भी परेशानी? ऐसे ही हम दूसरे वाला लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं इसका। वो कैसे बनेगा देखो उसको। हाँ, क्या इसमें मीडियम अलग अलग होंगे? रिफ्लेक्शन नहीं करानी? पत्थर में करा देगा रिफ्लेक्शन? अरे कर तो लिया भाई, इसी को करता रहेगा। ऑल लाइन सेम प्ले और डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, बाकी पागल बना के मैं तुम्हारा बता सकता हूँ कि देखो सभी सब सेम फेज में है। नहीं नहीं, वो सब नहीं आएगा, तो तुम अपने आप बोल दोगे हाँ पे सेकंड लो, हाँ ठीक है, लाइन सेम प्लेन।
अच्छा ये म्यू वन, ये म्यू टू, ठीक है, ये मैं रेयर ले रहा हूं, ये डेंसर। अब यहां से एक रे आई, यहां से एक रे आई, दो रे ले रहा हूं अगेन, और दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। ये R1, ये R2। यहां क्या नॉर्मल बनेगी? क्या ये एंगल होगा आई? यहां एक नॉर्मल बनेगी, क्या ये भी एंगल होगा आई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या इस पॉइंट पे इनका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा? वेव फ्रंट बना रहा हूं भाई, क्या ऐसे बनेगा वेव फ्रंट? क्या ये और ये सेम फेज में होंगे? ये और ये सेम फेज में। अच्छा इस मीडियम में ऊपर ऊपर क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, और नीचे क्या होगी? बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? सारी बातें क्लियर है? अब तुम बताओ, सी बाई म्यू वन होगी या सी बाई म्यू टू होगी या सी बाई म्यू आर होगी? म्यू आर होगी भाई। पूरे रे ऑप्टिक्स बर्बाद क्यों कर रहा है? ऊपर तो सी है ना। अगर मैंने उसको सी ले लिया तो ये वन नहीं हो गया? एक मिनट, अगर मैंने वेलोसिटी को सी कर दिया है तो उसका मतलब अपने आप मर्जी से खेल रहा हूं मैंने थोड़े। अगर ये मेरी मर्जी होती ना कि फोटोन किस स्पीड से दौड़ रहा है और वो कब क्या होगा, तो मुझे लगता है मैं दुनिया पलट देता, यहां पढ़ा रहा होता मैं यूनिवर्स के पिरामिड ना बना रहा होता, धरती के छोड़। छोड़ो खैर। ये यहां तक समझ आया? अच्छा अब इस पॉइंट के बाद क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी? श्योर। अब देखो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, मिटो दूंगा मैं, बस समझाने के लिए है। यहां वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बनेंगे, और जैसे ही ये पार्टिकल इस वाले मीडियम में आएगा तो क्या वेव फ्रंट अब धीरे धीरे खुलेंगे? क्या वो ज्यादा टाइम में कम दूरी तक जा पाएंगे? अब ये वेव फ्रंट तो बने ऐसे, ये बने ऐसे, और इस वाले के तो अभी भी ऐसे ऐसे बन रहे हैं। तो क्या ये वाली लाइट ऐसे जाना शुरू कर देगी? क्योंकि जो पार्टिकल, अगर यहां पे कोई मीडियम ना होता तो ये बनता ना वेव फ्रंट, और यहां जो पार्टिकल था वो अब कहां मिलने लग गया इसको? यहां मिलने लग गया। तो अगर इसको यहां जाना था तो ये कहां गई? यहां। क्या अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है? यहां तक कोई परेशानी? अभी सारे वेव फ्रंट हटा रहा हूं मैं, वरना डायग्राम समझ नहीं आएगा। क्या अब इसको जाना था सीधे, इसको जाना था सीधे, बट ये गई कहां? ये ऐसे गई। बात समझ में आई? अच्छा अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है कितने टाइम में? टी टाइम में। और ये वाला पार्टिकल सिर्फ यहां तक पहुंचेगा कितने टाइम में? क्या ये कम चला है? क्या ये ज्यादा चला है? अब क्या ये और ये सेम फेज में है? तो क्या ये बनेगा वेव फ्रंट? तो ये यहां चुका ना। अब इसके ये वाले वेव फ्रंट नीचे वाले लेंगे ना, ये देखना। हाँ, तो इसका इससे कंपेयर करेंगे तो वहां वेव फ्रंट नीचे बनेंगे। क्या ये वेव फ्रंट समझ आया? ये वेव फ्रंट कौन सी दुनिया का है? रिफ्रैक्शन। और ये कोई दिक्कत? ये बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी? हाँ, सी बाय म्यू इंटू टी। और ये दूरी कितनी होगी? सी टी। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब एक और चीज, ये एंगल आई दिखा, ये एंगल है आई, और ये वाला एंगल है आर, ये वाला एंगल है आई, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? तो ये एंगल कितना? ऐसे ही मेरे को बताओ, इस वाले एंगल पे खेल। ये एंगल कितना? तो ये एंगल कितना? ये कितना? तो ये कितना? कोई दिक्कत? साइन आई निकालो। साइन आई क्या सी टी डिवाइडेड बाय इसको एक्स मान लू, और साइन आर क्या सी टी बाय म्यू
बाय एक्स, कोई दिक्कत? अब साइन आई बाय साइन आर अगर निकाले तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ऊपर लिखा जाएगा सी टी बाई एक्स, नीचे लिखा जाएगा सी टी बाय म्यू एक्स। क्या सी टी एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या म्यू आ जाएगा? तो क्या साइन आई बाय साइन आर, क्या ये म्यू आर होगा? बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे सी की जगह C1 ले लूं और यहाँ C2 ले लूं, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी? इसमें वेलोसिटी क्या होगी? कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा क्या म्यू टू बाय म्यू वन। तो क्या यहां से म्यू वन की मल्टीप्लाई साइन आई में करोगे और म्यू टू की मल्टीप्लाई साइन आर में करोगे तो क्या स्नेल्स लॉ आ गया? हाँ, ये आते हैं, मुझे क्या पता क्यों नहीं पढ़ा, आते हैं। और 3 नंबर का छपा छपा आ जाएगा, 2 नंबर का भी आ जाता है, 2 से 3 नंबर का आता है, मस्त एकदम। क्या चीन टपाक डूम डूम करे जा रहा है? क्या दोनों समझ में आ चुके हैं? दोनों के दोनों लो समझ में आ चुके हैं। अब आते हैं इंटरफेरेंस पर। इतना छोटा सा चैप्टर था, सामने देखो, बहुत छोटा चैप्टर था ये, मैं सोच रहा आधे घंटे में करा के छुट्टी। बढ़िया। इंटरफेरेंस, हाँ इंटरफेरेंस बता देता हूँ। अब अगर इन दोनों वेव को सुपर इंपोज करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए? सुपर इंपोज। सुपर इंपोज, तो सुपर इंपोज के टाइम पे होगा क्या देखना। क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है? क्या इस पॉइंट पे ये अगले मोमेंट ऊपर की तरफ ही जाएगा, बट क्या ये दोनों अलग अलग जगह पे है? इस पॉइंट पे ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये अगले ही मोमेंट नीचे आ जाएगा, और ये अभी भी ऊपर जा रहा होगा, और एक मोमेंट पे ये पीक पे होगा और ये यहां आ चुका होगा। कि हर जगह कभी इसमें अगर एम्पलीट्यूड को वेरिएबल मान लू, यहां पे इसको मान लू x1 और इसकी दूरी को मान लू x2, क्या कभी x1 प्लस x2 हो रहा होगा? क्या कभी x1 माइनस x2 हो रहा होगा? देखो ध्यान से। इस पॉइंट पे क्या दोनों ऐड होंगे? यहां तक तो दोनों ऐड होंगे ना? नहीं, यहां तक दोनों ऐड होंगे। फिर इसके बाद ये माइनस x1, ये प्लस x2, क्या कभी ये प्लस होंगे कभी ये माइनस होंगे? क्या मेरे को कुछ इस टाइप की ऐसी कैसी सी भी वेव मिल जाएगी? तो ये क्या हुआ है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। किसकी बदौलत ऐसी बनी है वेव? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसके पास कोई एक एनर्जी थी, इसके पास कोई एनर्जी थी, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग थे उस मोमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो खैर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, वाई डिस्प्लेसमेंट दोनों की अलग अलग थी। उस मोमेंट पे मैंने दोनों को सुपर इंपोज करा दिया। जैसे ही सुपर इंपोज कराया, अब एनर्जी और मोमेंटम अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अलग अलग पोजीशन पे एनर्जी मोमेंटम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए, रैंडमली हुए हैं, तो वेव ऐसी बनी। तो ऐसी तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमने कहा इजी करते हैं। इजी करने के लिए हमने दो चीजों में बांट लिया, किन इसको इंटरफेरेंस को दो चीजों में बांट लिया, एक कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कंस्ट्रक्टिव ऐसे होगा कि एक वेव तो ऐसे है और एक वेव ऐसे है। क्या अब ये दोनों का सेम फेज है? इसका एम्पलीट्यूड मान लो a1 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो a2 है। क्या अब हर मोमेंट ये प्लस ही हो रहे होंगे? तो अब जो मेरी वेव आएगी वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा? a1 प्लस a2। 2 है, कौन बोल रहा है? अब बराबर हो तो 2 है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। ऐसे ही फिर डिस्ट्रक्टिव का क्या होगा? एक एक एग्जांपल दे रहा हूं बस दोनों का।
इसका A1 एम्पलीट्यूड है इसका, तो अब जो वेव आएगी वो क्या ऐसी आएगी, और ये जो एम्पलीट्यूड बनेंगे ये क्या बनेंगे, A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड, या फिर A2 माइनस A1, जो भी इनका डिफरेंस आएगा। तो क्या अब ये पढ़ना बहुत आसान है, इसको कहां तक पढ़ते हैं हम, तो हमने सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ा दो ही चीजों के लिए, किस किस के लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यहां तक कोई परेशानी, पक्का। इंटरफेरेंस को मैथ्स की तरह ऐसे पढ़ते हैं, देखो इसकी मैथ्स क्या है, इन सब चीजों की, इसकी तो मैथ्स तुम फोरियर सीरीज से पढ़ पाओगे, अभी तो नहीं पढ़ सकते, किस किस की पढ़ सकते हो, कंस्ट्रक्टिव और, तो उसकी मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, उसकी मैथ्स ऐसे पढ़ते हैं कि एक वेव है y1 जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और साइन ओमेगा टी से भाग रही है, दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है A2 साइन ओमेगा टी, और वो मान लो प्लस फाई से भाग रही है, और फाई क्या है, फेज, फाई क्या है, अभी फेज बताऊंगा, बट अभी तो मैथ्स पे ध्यान दो तुम, मैथ्स कैसे चल रही है इनकी। तो ये दो वेव है, मुझे निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वाई का, किसी भी टाइम टी पे वाई का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं, तो वो आएगा मान लो ए नेट और कोई तो फंक्शन बनेगा यहाँ पे, इन दोनों को सोल्व करके, और आएगा कहां से, वो आएगा y1 प्लस y2 से। अब इन दोनों को ऐड करने का तरीका, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, फेजर की तरह मान लेते हैं, एक सेकंड में आंसर आ जाता है, बट यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे सुलझाएंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ये लिखा जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन फाइव कोस ओमेगा टी, इसके साथ भी A मल्टीप्लाइड है, कोई दिक्कत। ये क्या निकल के आया, वाई नेट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, A1 वाले का साइन ओमेगा टी, क्या ओमेगा वेरिएबल है और फाई कांस्टेंट है, तो इनको अलग करने की कोशिश करते हैं, इनको इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी A1 यहां लिखा प्लस एक काम करो, इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लो, A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉमन, यहां बचा A1 प्लस A2 कोस फाई, क्या फाई तो कांस्टेंट है, फेज तो कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे मान लो इन वाली वेव में, इस वाली वेव में फेज कांस्टेंट है, पाई है, कहीं पे भी नाप लो, यहाँ पे फेज जीरो है, कहीं पे भी नाप लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर लो, दोनों के बीच में फेज हमेशा ही कितना है, जीरो। ऐसे ही इसमें इसमें हर जगह फेज कांस्टेंट है, तुम्हें नहीं पता कितना है, बट है कांस्टेंट ही, जैसे जो फेज इन दो पार्टिकल के बीच में है वही फेज इन दो पार्टिकल के बीच में है, वही फेज इन दो पार्टिकल के बीच में है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लस यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा कोस ओमेगा टी, और अंदर क्या आ जाएगा, A2 साइन फाइव, यहां तक बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको तो मान लो कोस अल्फा, क्या मान लो इसको, कोस अल्फा, और इसको क्या मान लो, साइन अल्फा, अल्फा भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो वाई नेट तो अपना आ चुका, और यहां कोई नहीं, एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे, यहां एम्पलीट्यूड कितना आएगा इसका, ए नेट। अब तक हमने क्या सोल्व कर लिया, फंक्शन सोल्व कर लिया, इसमें बताओ कोई दिक्कत अभी तक, क्या सब बहुत आसान, हाईली मैथमेटिकल, ठीक है, बट इजी। अब इनको सुलझाते हैं, हमने लिखा A1 A2 cos फाइव, A1 A2 cos फाइव, और यहां क्या लिखा A2 sin फाइव, और इसको क्या माना था, साइन अल्फा, इसको क्या माना हुआ है, cos अल्फा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो कह रहा हूं बस वो कर दो, आंसर खत्म, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, ऐड करो, इसको बोलते हैं SBS देन ऐड, ठीक है। इसको होल स्क्वायर करो, मनी मन में इतना टाइम नहीं लिखे अब, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बचा है, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ऊपर देखो क्या A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, क्या नीचे है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, क्या A2 स्क्वायर बाहर आ गया है, यहां बचा है A1 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके बचा है A2 स्क्वायर, और एक टर्म बची थी 2A1 A2 cos फाइव, समझ आया। तो राइट हैंड साइड पे क्या आ चुका है, RHS में क्या आ चुका है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये बताओ कितना आएगा, इक्वल टू 1, इसमें कोई दिक्कत,
यहाँ तो कोई परेशानी। अब इस 1 का भी जुगाड़ है, देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मान लो a cos phi a net सम कांस्टेंट a net cos phi, इसको मान लो a net sin phi। यहाँ क्या आ जाएगा a net, यहाँ भी क्या आ जाएगा a net, तो यहाँ पे क्या बचेगा a net का स्क्वायर। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2। मैंने अभी तो बोला था फेजर से करते हैं इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बट यहाँ ऐसे करते हैं, क्या कर सकते हैं आप। तनिक अल्फा भी निकाल ही लो, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, ये अल्फा निकाल सकते हो, ये वाला अल्फा, ए नेट की वैल्यू यहां रख दी तुमने। नहीं बहुत आसान है वो, अरे ये सब तो तुमने करा हुआ है पहले भी, 11वीं में भी करा हुआ है तुमने, और तुम्हें रिवाइज भी करवाया था मैंने, फिर से ऐसे सीख ले रहे हो, अरे क्या हो रहा है ये। टेन इनवर्स अल्फा बराबर टेन इनवर्स टेन इनवर्स। अरे इसको तुमने क्या माना हुआ है, आओ छोड़ो 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 छोड़ो। ये क्या है, ए साइन अल्फा ए कोस अल्फा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ए नेट से ए नेट कट गया, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, क्या ये आएगा a2 साइन फाइ अपॉन में a1 प्लस, ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है तुमने, ये दोनों के दोनों बट वेक्टर नहीं है, इनको फेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a1 एंड a2 आर फेजर, कैन बी कंसिडर एज फेजर, कैन बी कंसिडर्ड एज, क्योंकि यहाँ पे फेजर थ्योरी नहीं है तो इसलिए उससे कराया भी नहीं, एज फेजर। इनको फेजर मान के कर लेते हैं, 1 सेकंड में यही आंसर आते दोनों, बट यहां पे ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत। तो मेरा वाई नेट क्या आ चुका है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस प्लस, ठीक है, ये था टेन इनवर्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत, पक्का। अब इसमें कंडीशन डाल देंगे इंटरफेरेंस की, कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो एक बार ग्राफिकली समझ लो कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में हो क्या रहा है। पहले कंस्ट्रक्टिव की बारी, एक वेव है ऐसी, ठीक है, इसी के नीचे दूसरी वेव है ऐसी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो मेरे को बताओ दोनों के बीच में फेज कितना है, जीरो, फेज कितना है, जीरो। अच्छा अगर फेज जीरो हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव है। अब एक काम करो, इस वाले पोर्शन को हटा दो, इस वाले पोर्शन को हटा दो, अब फेज कितना है, कोई दिक्कत, क्या अब भी कंस्ट्रक्टिव है, कोई दिक्कत। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता तो फेज डिफरेंस अलग आता, ना ना, कोई भी वेव ऐसे शुरू नहीं होगी, अगर कंपेयर कर रहे हो तो पीछे से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से बनी तो ऐसी ही होगी ना, किसमें, नहीं कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते। बिल्कुल कह सकते हो। तुम्हारा इस वेव का देखने का मतलब क्या है, तुमने जब देखा, सुनो सुनो, तुमने जब देखा वो कहां थी, टू पाई पे, टू पाई पे, और ये कहां थी, जीरो पे, जीरो पे, जब तुमने देखा ये कहां थी, जीरो पे, रुक तो जा रुक तो जा, और जब तुमने देखा तो ये वाली टू पाई पे थी, तुमने इस वेव को जब ऐसे देखा तो ये कहां थी, और ये भी कहां थी, जीरो पे, तुमने जब इस वेव को ऐसे देखा तो ये कहां थी, और ये कहां थी, फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, कैसे, एक मिनट, हाँ बता, इसका जीरो यहां है, इसका जीरो
यहाँ है, बट 0 कभी भी ऐसे नहीं बन सकता ना, ये तो 180 बनता है, नीचे को जा रही है। तुम समझ नहीं रहे अभी भी। ये जो 0 पाई 2 पाई 3 पाई होते हैं, ये चिपके नहीं होते यहाँ पे लाइन पे, ये वेव के मत्थे पे लिखे होते हैं। ये कौन सा फेज लेके पैदा हुई है, ये कौन सा फेज लेके पैदा हुई है? अगर कोई वेव ऐसे पैदा हो रही है तो कौन सी वेव, फेज क्या है इसका, स्टार्टिंग फेज क्या है? पाई। इसीलिए बता रहा था उसके मत्थे पे चिपका होता है, ये बिछे नहीं होते पहले से ही। क्या है इसका स्टार्टिंग फेज? पाई। बता कैसे स्टार्ट करनी है, ऐसे तो ऐसे। अब इसका फेज क्या है? 0 0। और क्योंकि तुमने इसको 0 ले लिया है तो अब ये वाला कितना होगा, और देखो इसके नीचे से ये वाला बिहेवियर चालू हो जाएगा। बात समझ में आई? ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है, तुम देखते हो पिक्चर, रटते हो और खत्म करते हो चीजों को, और फिर समझने में दिक्कत आती है। पता है सही पढ़ाने में मेहनत दुगनी क्यों है? पहले तो वो डिलीट करवाना पड़ता है जो तुमने सीखा है, वो बहुत दिक्कत करता है, वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता रहता है। हमने तो ये सीखा है, ये अलग बता रहा आदमी, कोई तो गलत है दो में से। एवरेज एरिया 0 आना चाहिए। अरे एसी अलग है भाई, एसी तो अलग चीज है, ये वेव नहीं, वो एसी अलग है, ये वेव है, वो एसी में पढ़ाऊंगा, वो इससे अलग है। यहाँ वेव चल रही है, यहाँ क्या चल रही है, सुन सुन सुन, यहाँ क्या चल रही है, वेव। वहां क्या है, यहाँ करंट की बात हो रही है, वहां एवरेज करंट 0 आ रहा था ना, यहाँ एनर्जी कैसे 0 आ जाएगी? दोनों एनर्जी में, दोनों में ही स्क्वायर आता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर टर्म आती है उसमें, और काइनेटिक एनर्जी में भी स्क्वायर टर्म आती है। कैसे 0 हो जाएंगी? उनका थोड़ी ना मेरे को अलग टाइप का मीन लेना पड़ेगा, ठीक है? वहां करंट की बात हो रही थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। सब सामने देखो। बताओ दोनों में कितना फेज डिफरेंस? क्यों है 0? अगर ये वेव पैदा हुई है और नीचे को चली गई तो इसका स्टार्टिंग फेज क्या है, पाई। और उस मोमेंट पे ये वाली वेव भी कौन से फेज पे है, तो फेज डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते, ये देखो पाई है दोनों में, ऐसे नहीं निकलता है। अब समझ आया? अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली वेव देखूं या ये वाली वेव देखूं, एक ही बात है। बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। इसका तो 0 है ना ये, भाई दो ही तरीके से तो बन सकती है वेव, ऐसे या फिर ऐसे। ये बताओ कहां से शुरू हुई है, ये कहां से शुरू हुई है, पाई से। तो ये कहां से शुरू हुई है, बट इसका 0 तो यहां आ चुका ना, तो ये तो पक्का 2 पाई पे पहुंच गई होगी। तो फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई। बताओ फेज डिफरेंस कितना, कितना? सबको समझ आ रहा है 2 पाई है फेज डिफरेंस, पक्का? मनी मन में अपनी अपनी मम्मी कसम खा लो, आ रहा है समझ? क्या दिन आ गए हैं। अब फेज डिफरेंस, वेव ही नहीं है, फेज डिफरेंस बता लो। अब है 4 पाई। अगर ये वेव यहां से चालू हो जाए और ये आगे कंटिन्यू कर रही है, जो कि करती भी है, तो फेज डिफरेंस कितना है? तो सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ही तो थे, सारे के सारे। तो मेरे को बताओ कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कैसे दिखेंगे शक्ल से, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। क्या समझ आता है? पक्का? ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब इन दोनों के बीच में 0 था, फेज डिफरेंस 0 था, तो पाथ डिफरेंस कितना था? पाथ डिफरेंस जानते हो, कितना फालतू चल लिया? मैं 26 किलोमीटर दौड़ा, मेरा दोस्त 25 दौड़ा, पाथ डिफरेंस कितना है? और तो अभी तो तुमने बोला नहीं आता तुम्हें। पाथ डिफरेंस का सेंस तो समझते हो ना क्या होता है? पहली वेव कितना फालतू चल गई दूसरे वाली से, दूसरे वाली कितना फालतू चल गई पहले वाली से, जो ज्यादा चली है और जो कम चली है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस। जब दोनों वेव यहां से शुरू हुई थी तो पाथ डिफरेंस बताओ। तो 0 के कोरस्पोंडिंग पाथ पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, कितना आया? अच्छा, जब वेव यहां से शुरू हुई थी तो पाथ डिफरेंस कितना था? फेज डिफरेंस बोलो इन दोनों वेव के बीच। कहां सो गए? और पाथ डिफरेंस
ये कितना फालतू चल चुका है, इसको पता है ना तुम्हें, यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा है, तो ये कितना कितना फालतू चल चुकी है ऊपर वाली तब तक लैम्डा। तो 2 पाई के लिए क्या आया, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। समझ आया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 2 पाई के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, एक रेडियन के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो फाई 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 रेडियन के लिए, फाई रेडियन फेज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, इनटू फाई। ये क्या पाथ डिफरेंस निकाला है, तो क्या पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ चुका है अपने पास, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फाई, याद रहेगा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। आगे से याद रहेगा पक्का, ठीक है। अब बताओ इसके लिए क्या आएगा, रख दो उसमें फाई की जगह क्या रखोगे, 4 पाई, तो पाई से पाई कट गया तो कितना आया, इसके लिए, इसके लिए निकालो, देखो यहां पे रखो 2 एन पाई, तो एन लैम्डा। ये किसकी कंडीशन आई है, अब इधर आ जाओ इस वाली गणित में, कंस्ट्रक्टिव के लिए देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्ट के लिए क्या इस चीज को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी माइनस नहीं होंगे, हमेशा प्लस होंगे, तो क्या इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम करो। तो एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, एम्पलीट्यूड किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कांस्टेंट है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो किसको करना पड़ेगा मैक्सिमम, cos फाई को। तो cos फाई को मैक्सिमम कर रहे हैं, बताओ कब होगा, जब फाई कितना होगा, अरे जनरल सॉल्यूशन 2n पाई। अब n की वैल्यू रखते चलो, n पहले कितना 0, तो कितना आया फाई 0, n की वैल्यू 1, फाई कितना आया 2 पाई, n की वैल्यू 2, तो फाई कितना आया 4 पाई। क्या यही तो पढ़ा है हमने इधर, देखो दिख रहा है सबको, अच्छा क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फेज क्या वही बन गया 0, 2 पाई, 4 पाई, अब कैसे भी पढ़ लो, बात तो एक ही है। तो कितना आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा a1 प्लस a2, कैसे, ध्यान से सुनना, क्या ये 1 होगा, और ये जब 1 होगा, ये जब 1 होगा, तो फाई क्या होगा 0, 2 पाई, 4 पाई अप टू सो ऑन 2n पाई तक, ठीक है, सभी पे क्या देगा आंसर 1, 1 होने के बाद क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और उसका रूट है, तो क्या a1 प्लस a2 बचा, क्लियर है सारी बातें, ठीक है पार्ट डिफरेंस निकाल लो, तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आएगा, क्या पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है, और किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, फाई कितना है 2n पाई, ये कट गए, तो क्या बचा n लैम्डा। अब n की वैल्यू 0 रखो तो कितना 0, 2 1 रखो तो लैम्डा, 2 रखो तो, क्या ये सब ही सेम ही तो है सारी बातें, नहीं मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें जो लिखना है वो नोट्स में है अगर तुम्हें ऐसे ही रट के ही पेपर देना था तो फिर क्लासेस करवाई क्यों, और अब क्यों बता रहे हो मेरे को जब सिलेबस खत्म होने को आ रहा है, हम कंपटीशन करते रहते क्या सारी बातें क्लियर है, न्यूमेरिकल आके चिपके रह जाओगे फिर, और आता भी है, मुश्किल नहीं आता, खैर बहुत ही आसान आता है। अच्छा यहां तक सारी बातें क्लियर है, अब डिस्ट्रक्टिव के लिए बात कर लेते हैं, पहले ग्राफिकली मान लो ऐसी कोई वेव, एम्पलीट्यूड a1, बताओ ये वेव कब चालू हुई होगी, इससे कितना पहले चालू हुई होगी, पाई, जब ये 0 पे है तो ये कहां है पाई पे, तो फेज डिफरेंस कितना है पाई। अगर मैं, अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको मिटा दूं, अब कितना है, अब कितना है पार्ट डिफरेंस, ये बताओ ये कितना है, ये पाई है, ये कितना है पाई, और ये कितना है 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई, तो अभी कितना है फेज डिफरेंस, आया समझ, नहीं आया होगा, आ गया अब बताओ क्या ये 2 पाई, और अब क्या ये पाई हो चुका है, अब क्या ये पाई हो चुका है, तो 2 पाई 2 पाई
और ये कितना, लेकिन हम तो पाई माइनस 2 पाई कर रहे थे। खैर मैं उधर नहीं लेना चाहता, तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है वैसे सीखो, अब इतना टाइम नहीं है। 12:30 तुमने 12:30 क्या 11:30 वैसे ही बता दिया। कितना आया डिफरेंस? अभी भी पाई है, अभी भी पाई है। अच्छा अब अभी भी पाई आएगा, ठीक है। क्या ये 0 पे चालू हुआ है? क्या ये 0 से चालू हुआ है? ये किससे चालू हुआ? और ये कहां तक आ चुका है? ये कितना पाई? 2 पाई कितना? तो क्या 3 पाई नहीं होगा? टहल गए होंगे फिर से। बुद्धि लगानी पड़ती है तो थक तो जाती है। और देखो दोबारा देखो, कोई नहीं, आज तक थके कर लो। तुमसे ज्यादा मैं थका हुआ हूं, टेंशन मत लो। फिलहाल बताओ कितना है फेज डिफरेंस? पाई। पाई कितना है फिलहाल? पाई, ठीक है। अब कितना है? अब कितना है? अब कितना है? ये कितना है पाई, और ये कितना है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब कितना? ये कितने से शुरू हुआ है? 0 से, और ये कितना चल चुका है? तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? खेल लो थोड़ा और अच्छा लगेगा तुम्हें। अब बताओ कितना? 3 पाई। ये कितना? ये कितना? 4 पाई है ये, श्योर? ये कितना पाई? 4 पाई माइनस पाई, अच्छा। भरोसा नहीं रहा ना अब? नहीं खेल रहा यार, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ, तुम बता रहे हो सही बता रहे हो। ये कर दिया तुमने। क्या अब 0 हो चुका है? क्या अब ये 5 पाई हो चुका है? तो कितना? अच्छा ये कितना है? और ये तो 6 पाई माइनस पाई, कोई दिक्कत? ये अब तो समझ गए होंगे। 2n+1 पाई। क्या ग्राफिकली समझ में आता है? लेमडा बताओ क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, लेमडा कह रहा हूं, पार्ट डिफरेंस। क्या क्या जब ये पूरी की पूरी वेव ऐसे चली थी तो ये कितना फालतू चल चुकी थी? λ/2। ये कितना फालतू चलेगी? 3 λ/2। ये मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, देखो ये वाला अगर तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है तो अभी अभी मैंने बताया था डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? λ/2 पाई इंटू 5। 5 की वैल्यू रख दो, कितनी रखोगे? 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3/2 इंटू लैम्डा, यही लिखा हुआ है 3/2 इंटू लैम्डा। तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? क्या सारी बातें क्लियर है? अब जो मेरा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था वो कितना था? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरे को ये बताओ कि मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम क्या होगा जब फाई कितना हो जाएगा? 2n+1 इंटू पाई। जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे क्या रखोगे? 90, तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ क्या रखोगे? 270, 270 तो कितना आएगा? 0। लेकिन 0 पे मिनिमम, मिनिमम किस पे होगा? -1 पे। तो क्या रखोगे यहाँ पे? पहला एंगल 180, तो क्या -1 आएगा? मिनिमम हो गया। फिर उसके बाद क्या रखोगे? 3 पाई -1, तो क्या यही वैल्यूज आ जाएंगी सभी? तो कितनी वैल्यूज आई यहाँ पे फाई की? क्या यही रिपीट हो गई है? चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो ये आ गया फाई। अच्छा ऐसे ही पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? λ/2n+1 इंटू, तो क्या कट गए? तो λ/2 बचा, तो 2n+1 λ/2 आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का? क्या सारी चीजें वैसी ही आ रही है जैसी यहाँ थी? तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है जो भी पढ़ाई देख लो। फिर उसके बाद इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अगेन याद करो, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी निकाली थी, फिर एवरेज इंटेंसिटी निकाली थी, उसमें सारे कांस्टेंट थे, एम्पलीट्यूड की चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी बदल रही थी। हाँ, ऐसा ही तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पहले पढ़ते मेरे से, तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता। वो फॉर्मूला था बी स्क्वायर बाय 2 म्यू, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू इनटू डी बाई टी। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्या ये एम्पलीट्यूड है? बी नोट मैग्नेटिक फील्ड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो क्या यहां पे भी ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई? कौन? इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में था, पढ़ेंगे अभी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे पढ़ा दूंगा। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आई नेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए नेट के स्क्वायर के। तो मैं क्या उसको लिख सकता हूं के ए नेट का स्क्वायर। समझ आया? ऐसे ही आई वन बताओ किसके बराबर आएगा? क्या आ जाएगा? के ए वन का स्क्वायर। क्या आई टू आ जाएगा? के ए टू का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब मुझे निकालना है आई नेट। क्या निकालना है? आई नेट। तो आई नेट कैसे निकालते हैं? आई नेट ऐसे निकालते हैं। फिर मेरे को बताओ, ए नेट का तो फॉर्मूला आता है ना तुम्हें? किसके बराबर होगा? अरे ऐसे कर लो ना। अब इस ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? आई वन बाई के का अंडर रूट, या बस इतना ही? अच्छा, इसकी जगह बताओ क्या लिखेंगे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट आई वन आई टू बाई के स्क्वायर। कोस फाई की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते। और ये क्या आ जाएगा? बताओ कोई दिक्कत? इसको हाँ बाई के, तो ये आई नेट बाई के, सारे के फैल जाएंगे। 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू बाई के कोस फाइव। कोई दिक्कत? तो आई नेट किसके बराबर आया? आई वन आई टू, 2 अंडर रूट आई वन आई टू कोस फाइव। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? क्या इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला आ चुका है? इस पे सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन थे अभी जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ, और बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहता तो 1 सेकंड में ड्राइव भी कर सकते हो। अगर तुम इसी को 2-3 बार देख लो ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा करा क्या है मैंने। कुछ भी नहीं करा, पागल बनाया। उसको बटा के कर लिया, मुझे पता ही था कटना है, उसी को उसी के हिसाब से एडजस्ट करके लिख दिया, 1 सेकंड में आ गया सब कुछ। अच्छा, अब मुझे निकालना हो आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या इसको करना पड़ेगा? 0 या 1? 1 करना पड़ेगा। वाह, 0। तो क्या कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो मैं क्या निकाल रहा हूं अभी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी। तो कितनी आ जाएगी? क्या वो आ जाएगी? आई वन आई टू, 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू। ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? अंडर रूट आई वन का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। और ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट आई वन आई टू। तो क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी प्लस 2ab। तो क्या ये अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? क्या ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है? ऐसे ही क्या मिनिमम ये निकाल लोगे? क्लियर है सारी बातें? पक्का? अगर तुमसे पूछे आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का स्क्वायर, जैसे मान लो उसने इंटेंसिटी दे दी, इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड दे दिया। क्या दे दिया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड 1 है मान लो 9, और एम्पलीट्यूड 2 है 25। तो वो आई मैक्स टू आई मिनिमम का रेशो पूछ रहा है। जनित में जारी क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। कितना आ जाएगा? ये आई मैक्स कैसे निकालोगे? आई मैक्स कैसे निकालोगे? क्या ये एम्पलीट्यूड ही लिखा हुआ है? क्या ये भी एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है? तो क्या ये 9 प्लस 25 लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर है? तो 9 प्लस 25 का होल स्क्वायर रेशो। क्या ये भी एम्पलीट्यूड है? ये भी एम्पलीट्यूड है। क्या ये 25 माइनस 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है? आ गया आई मैक्स आई मिनिमम का रेशो, खत्म। कैसे मुश्किल क्वेश्चन है बेचारे? सीधे साधे क्वेश्चन है, तुमने पढ़ा नहीं उस तरीके से इसलिए मुश्किल लगते हैं बस। होती है 11वीं पूरी पढ़ाई है, मैं तो जानता हूं, अब तुम्हारी गलती है। बताओ 11वीं का कौन सा कॉन्सेप्ट तुम मेरे को एज इट इज वापस कर देते हो जरूरत पड़ने पे? पढ़ाया है।
एलएलएम चालू होने दो, चालू होने दो एलएलएम। ये बाहर से पढ़ के कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, बताओ। बाहर से ही था वो भी। मैं बाहर जाके पढ़ा रहा था ना। हाँ तो मैंने पढ़ाया था, बर्बाद तो तुमने किया है ना। बंद ही नहीं करने दिया उसने। खैर तुम्हारी आदत आ गई, आई हैव बिकम स्लोपी। इंटेंसिटी समझ आई तुम्हें? या था कोई परेशानी? अच्छा अब एक और चीज सीखो, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी, वो दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी तो हो सेम, और फेज डिफरेंस हो कांस्टेंट। फेज नहीं, फेज डिफरेंस हो कांस्टेंट। अगेन कौन से दो सोर्स कोहेरेंट कहलाएंगे? जिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दोज विल बी कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्स। क्या कोहेरेंट सोर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में? नहीं एग्जिस्ट करते। रीजन बीइंग, क्यों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती? क्यों होते हैं? ये ट्यूबलाइट सेम वोल्टेज की है, सेम कलर की है, सेम कंपनी की है, बट क्या दोनों के दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट नहीं कर सकते? क्या दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं है? क्यों? फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, जिस मोमेंट वो इंटरफियर कर गए, अब उसके बाद तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं, in an atom, in an atom, when electron de-excite from higher state to lower state, there are no two such photon which emit same frequency. जब वहां चीजें सेम नहीं है, दुनिया में कैसे सेम हो जाएगी? पढ़ा रखा है तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में। एक्साइट होता है, जब डी एक्साइट होता है तो फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन किसके हिसाब से एमिट करता है? सीरीज। और कहां से कहां जंप करते हैं वो? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। जैसे एन से n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू 1 तक। क्या ऐसे जंप करते हैं? क्या उन हर ट्रांजिशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलती है फोटोन की? अब आया समझ? तो जब दो फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं कर पा रहे हम, एटम से भी छोटी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का भी सब पार्टिकल है वो। हम्म, होता नहीं है ना, यही तो पढ़ाया था मैंने मॉडर्न फिजिक्स में। यही होता है, मिस करो क्लास। ये पढ़ा है उधर कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी एक्साइट होता है तो कितने टाइप के फोटोन निकलते हैं, पढ़ा था हमने। तो सारे अलग अलग टाइप थे, n × n-1/2 अलग अलग टाइप थे। तो जब दो फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो पा रही है, सेम एटम में, सेम ट्रांजिशन में, तो ट्यूबलाइट में करोड़ों एटम में कहां से ढूंढ लोगे सेम फ्रीक्वेंसी तुम? आई बात समझ? यहां तक कोई परेशानी? पक्का? बट मेरी आवाज फिर तुम्हें हमेशा सेम क्यों लगती है अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रह सकती? वो हल्का बहुत डिफरेंस नहीं, तुम हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी ही देख पाते हो, तुम नेचर के वो फेनोमेना देखते हो जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो तुम मेरी आवाज की वो वाली इंटेंसिटी पकड़ते हो जो मैक्सिमम फॉर्मेट में आती है, और हमेशा वो सेम ही आती है। रैंडमनेस की सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकती है, और यही कर बनता है उसका। ये है मैक्सिमम सेंट्रल टेंडेंसी, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तुम ये देखते भी यही हो, सुनते भी यही हो। और यही रीजन है, मैंने तुम्हें बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, कि लाल रंग, मेटल जब रेड कलर हो जाता है हीट अप होके, तो वो लाल ही तुम्हें इसलिए दिखता है। कलर तो बहुत सारे एमिट हो रहे हैं, बट सेंट्रल टेंडेंसी किसके पास होती है? रेड के पास, इसलिए तुम वो देख रहे हो। तो दुनिया में दो दो कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, बट अगर हो जाए तो हम अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। बट अगर दो कोहेरेंट सोर्स हो मेरे पास, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम हो जाएंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम कर दिया। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताओ क्या एम्पलीट्यूड निकल के आएगा? क्या कितना निकल के आएगा? a1 बराबर a2 है, तो अंडर रूट 2a² प्लस 2a²।
कंस्ट्रक्टिव में रख देंगे ना कंडीशन, जनरल तो यही बनेगा ना। अब इस फाई को क्या करेंगे, 1 मैक्सिमाइज करेंगे। जैसे ही इस फाई को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 होते ही ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ गया, 4a स्क्वायर, तो कितना आ गया, बात समझ आई, कोई भी दिक्कत, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, बताओ कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या इंटेंसिटी भी बराबर होगी, खुद सोचो, अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो क्या इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी, ठीक है। आई का फॉर्मूला ये लिखा तो है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस 2, अच्छा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। अच्छा अब इसमें बताओ, इसको मैक्सिमाइज करने का है और I1 बराबर I2 करना है, तो ये हो गया 2i प्लस ये कितना हो गया 2i, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में I1 I2 बराबर है तो स्क्वायर होके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और कोस फाई कितना करना है 1। क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 4i आ गई, क्या यहीं से डायरेक्टली भी पता लग सकता है तुम्हें। दूसरों तेरे को तो है नहीं कंफ्यूजन, दूसरों का तो मत दे, अनिल के सबके मन में करंट चल रहा है, ये पेपर में करंट ही सोचेंगे लिखते टाइम, वो मैग्नेटिक फील्ड की कोइल देगा, करंट बह रहे होंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब खुद देखो, ए नेट कितना आया और आई नेट कितना आया, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा सकती है, बट तुम्हारी शक्ल देख के कर नहीं रहा हूं, शक्ल बढ़िया है पर जैसे तुम बनाते हो पढ़ते टाइम मन नहीं होता फिर, खैर। अब यहां से देखो, क्या अगर मैं 2a का स्क्वायर कर दूं तो 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को आई लिख दिया, तो इंटेंसिटी क्या यहां से भी पता लगती है, ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या सारी बातें फिट बैठ रही हैं, कोई परेशानी यहां तक, अच्छा। अगर मुझे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऐसी जनरलाइज्ड में मैक्सिमम करनी हो, या फिर मैक्सिमम भी नहीं, बस इंटेंसिटी बराबर है तो फॉर्मूला बता दो, अगर इंटेंसिटी बराबर है तो फॉर्मूला बता दो, I1 बराबर I2 है, मैक्सिमाइज नहीं करनी, तो आई नेट का एक और फॉर्मूला आएगा, ध्यान से देखना क्या आएगा, ये क्या लिखा गया 2i, ये क्या लिखा गया 2i cos फाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2i कॉमन ले लूं, अंदर लिख लूं cos फाई, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, बीज गणित पढ़े हो तो क्या इसको लिख सकते हैं प्लस 2 कोस स्क्वायर 5/2 -1, क्या 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या ये आ चुका है, आई नोट नाम दे दो इसको, 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे जो मैंने लिख दिए हैं, ये तुम्हें हर जगह चाहिए होंगे। अच्छा डिस्ट्रक्टिव के लिए भी देख लो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव के लिए A1 बराबर अगर A2 हो जाए तो एम्पलीट्यूड क्या 0 आ जाएगा, क्या मुझे नो वेव कंडीशन मिलेगी, कोई वेव नहीं मिलेगी, क्लियर है सारी बातें। अच्छा डिस्ट्रक्टिव के बाद अगर मुझे इंटेंसिटी देखनी हो डिस्ट्रक्टिव में, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या ये भी 0 होगी, क्या कोई ब्राइटनेस नहीं आएगी, बातें क्लियर है सारी की सारी, पक्का। तो क्या तुम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में सब जानते हो, क्या तुम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में सब जानते हो, क्या तुम्हें इंटेंसिटी का पूरा कंप्लीट खेल पता है, आधे ज्यादा क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे अगर इतना भी अच्छे से समझ लेते हो, ये सारी बातें क्लियर हैं पक्के से, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो चीजें बची हैं इसमें, पोलराइजेशन अभी करा देता हूं, एक है YDSE और एक है YSSE, डबल स्लिट सिंगल स्लिट, ठीक है। दोनों की ही डेरिवेशन नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज मैं अभी तुम्हें पोलराइजेशन करा देता हूं। पोलराइजेशन में देखो क्या क्या हो सकता है। पोलराइजेशन होता है जैसे मेरे पास कोई भी लाइट है, उस लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होते हैं जो हर डायरेक्शन में नाचते रहते हैं। जैसे तुम फोन देख रहे हो तो तुम्हें मना किया जाता है फोन क्यों नहीं देखना, आंखें खराब होती है, तो फिर उसके लिए चश्मा बना लिया कि ये ब्लू लाइट रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों की हमने ब्लू लाइट रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब ब्लू लाइट पड़ती है आंखों में तो हमें हमारी नींद डिले हो जाती है, हम अच्छा नहीं सो पाते, थकावट अच्छे से नहीं उतर पाती। ब्लू लाइट डिस्टोर्ट करती है हमारे न्यूरॉन्स के उन वाले पोर्शंस को जो हमें सेंसेशन देते हैं स्लीपनेस की।
अब तुम पूरा टाइम डिजी फील करोगे अगले दिन। तो इसीलिए सोता टाइम फोन में झाका झाकी। हाँ, ऐसा होता है ना, लोगों के पास अपना नहीं होता, दूसरे के में कर रहे होते हैं। खैर, तो अब सुनना ध्यान से। तो अगर मैं वो ब्लू लाइट रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो बहुत फायदा हो जाएगा। फिर तुम देख पाओगे फोन भी, और तुम सो भी अच्छे से पाओगे, है ना। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आंखों में नहीं जानी चाहिए। तो हम ऐसे चश्मे बना लेते हैं जिनको धूप में पहन के जाओ, अल्ट्रावायलेट आंखों में एंटर। ये कैसे कर पा रहे हो कि सिर्फ पूरे व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारी चीजें होती है, उस व्हाइट लाइट में से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रेडिएशन रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये तो बहुत खतरनाक काम नहीं हो गया? उसी उसी चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ सम ऑफ द रेडिएशन या फिर सम ऑफ द वाइब्रेटिंग वेक्टर, कौन से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब ये दो काम से होता है, दो तरीके से होता है, दो काम से कह रहा हूं, दो तरीके से होता है। एक होता है बाय रिफ्लेक्शन, एक होता है बाय एब्जॉर्प्शन। एक होता है बाय रिफ्लेक्शन, एक होता है बाय रिफ्लेक्शन। से कैसे स्कैटर कर देते हैं हम? जैसे व्हाइट लाइट है, उसको स्कैटर कर दिया, स्कैटर करने के बाद वो वाला पोर्शन रख लिया जो चाहिए, फिजिक्स में पढ़ा था ना, और जो नहीं चाहिए वो डिस्कार्ड कर दिया, उसको डिस्पर्स करा दिया, डिस्पर्स करा दिया। और जो पार्ट चाहिए वो रख लिया, बाकी का डिस्पर्स करा दिया आफ्टर स्कैटरिंग। ये बात क्लियर हुई? यहां तक कोई परेशानी? तो स्कैटरिंग और डिस्पर्शन से काम किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास पोलेरोइड मटेरियल होते हैं, पोलेरोइड मटेरियल्स होते हैं। जैसे पोलराइड मटेरियल ऐसे होंगे कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, एक लैटिस बन गया, ये एक लैटिस बन गया। अब इस लैटिस में से लाइट का जो पोर्शन जाएगा वो पर्टिकुलर कलर का ही जा पाएगा, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही जा पाएगा, बाकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो क्या ये एक तरीके का पोलराइड फिल्म की तरह काम कर रहा है ना? तुमने देखे होंगे नेट वगैरह पे भी जादू देखे होंगे कि एक ऐसे प्लास्टिक का कुछ शीट होती है, उसके पीछे ऐसे कुछ पेंसिल ऐसे रखी होती है, इस ओरिएंटेशन में, कुछ पेंसिल इस ओरिएंटेशन में रखी हुई है। अगर तुम पोलराइड फिल्म ऐसे पकड़ोगे तो तुम्हें पेंसिल ऐसे दिखाई देगी आर पार, और अगर तुम ऐसे कर दोगे तो तुम्हें ये वाली पेंसिल नहीं दिखाई देंगी, अब ये वाली पेंसिल दिखाई देंगी ओनली। तो क्या वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइट ब्लॉक कर देते हो, पर्टिकुलर जाने देते हैं? क्या वो बाय चॉइस सिलेक्ट किया जा सकता है? वो सब किसके ऊपर है? स्ट्रक्चर के ऊपर, लेटिस के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर। कुछ मटेरियल होते हैं ऐसे जिनमें पॉलीमर चेन कुछ इस तरीके से बिछी होती है कि वो कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बेसिकली पॉलीमर भी नहीं, हाइड्रोकार्बन चेन इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है। तो जैसे इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट या फिर अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। हाँ था, तो पढ़ा था मैंने टॉपिक ऊपर ऊपर से, मेरे पास पिछले साल की तो है। हाँ तो फिर है शायद, तू देख बाकी पढ़ते रहो। अब हमने क्या किया, इसको इसको पोलराइज कराया। क्या कराया? जब पहली बार पोलराइज कराते, ध्यान रखना, जब पहली बार पोलराइज कराते हैं तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नोट है तो इसकी इंटेंसिटी सीधा आई नोट बाय 2 हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। कैसे, क्यों, कहां, वो अलग चीज है, बट सीधा क्या होगी? आई आई नोट बाय 2। सो इसको इससे पास कराया हमने, इसको इससे पास कराया, और अब जो मेरे पास लाइट आई है वो कैसी आई है? पोलराइज्ड, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? पहले वाले की जस्ट आधी। ये है पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। अब जो तुम कह रहे हो कि हमने ब्लू रेज ब्लॉक करी है, अल्ट्रावायलेट रेज ब्लॉक करी है, ये सब करा है, वो अब होगा, इससे पहले नहीं होता। फर्स्ट टाइम पोलराइज करा देते हैं। अब जो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट आती है उसमें हम खेल करते हैं, उसमें छेड़खानी करते हैं, उस वाली में या फिर इस वाली में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि इससे पोलराइज से अनपोलराइज से जब पोलराइज बनाई पहली बारी में तुम कंट्रोल कर लोगे, नहीं। पहली बारी में सीधा इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2। ठीक है, और बहुत सारे वेक्टर रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके साथ हम खेल करेंगे। अब इसमें से मान लो मैंने पोलराइज ऐसे कराई, ये क्या है? पोलराइड फिल्म। ये क्या है? पोलराइड फिल्म। इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है। तो अब जो तुम्हें लाइट मिलेगी ना पोलराइज्ड, वो ऐसे मिलेगी। क्या फिर से मैंने इसे पोलराइज कराया? और जब पोलराइज कराया अब जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई नोट बाई 2 कोस फाइव। और फाइव क्या है? ये ऐसे थी, ये एंगल फाइव है।
और इसको बोलते हैं मेलस लॉ। तो याद रखना, मेलस लॉ कभी भी पहली बारी में नहीं लगता। मेलस लॉ किसके लिए लगता है? पोलराइज्ड लाइट के लिए। क्वेश्चन आएगा और तुम क्या करोगे, ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी, वो उसको पोलराइज करवाएगा और तुम मेलस ठोक क्या होगे। जबकि अनपोलराइज्ड में मेलस लॉ नहीं लगता। मेलस लॉ किसमें लगेगा? तो पहले पोलराइज तो करो, और जब पोलराइज करते हैं तो इंटेंसिटी जस्ट आधी होती है, और उसके बाद अगर तुम पोलराइज करवाओ उसको, तब मेलस लॉ लगता है, और इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नोट बाई 2 cos phi। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? इसको चेक कर लेना, मेरे को याद आ रहा है शायद कहीं तो स्क्वायर आता है इसमें, शायद कोस स्क्वायर आता है। नोट्स पढ़ो, और जो तुम्हें उसमें बातें गलत लगे मेरे से पूछ लेना। और ये नोट्स में देख रहा है, एनसीईआरटी में देखो, दिखा एनसीईआरटी दिखा, इससे पता लगता है कभी नहीं पढ़ी। एकदम देख रहे हो, किताब देखोगे, एक सेकंड किताब देखो। 1 साल हो गया इस किताब को, लग रहा है किसी को 1 साल हुआ है ना? कोस स्क्वायर है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लग रहा था मेरे को कोस स्क्वायर है। आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। एक मिनट बता। कोस स्क्वायर 5/2 या I/2? कहां से देख रहा है ये बता, जो मैंने पहले पढ़ाया था वो ये। जहां तक कोई दिक्कत, ले बेच लियो इसे, बढ़िया बिकेगी सेम दाम में। यहां से यहां तक सारी बातें समझ आई है, पोलराइजेशन समझ में आ चुका है। अगर मैं इस पोलराइड फिल्म को ऐसे घुमा देता तो अलग फाई बनता, फाई नाप ले लेते यहां से, यहाँ फाई। और अब जो पोलराइज लाइट आती वो कैसे बनती, ऐसे बनती या यूं बनती? ऐसे बनती। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऐसे लगा दूं पोलराइड फिल्म तो कितना एंगल है? 90। 90 यहां रखो, 90 कितना? 0। तो इंटेंसिटी 0, मतलब नो वेव, लाइट ही खत्म। समझ आया? ऐसे करते हैं। और ये किसके लिए वैलिड है? पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट। बात समझ आती है? यहां तक कोई भी परेशानी?